सोचिए, एक ऐसी कहानी जो हजारों लाखों साल पुरानी है। भारतीय उपमहाद्वीप की कहानी। आज हम वक्त में एक बहुत लंबी छलांग लगाने वाले हैं। पाषाण युग की पहली बस्तियों से लेकर आज के आधुनिक भारत तक। तो चलिए इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। हजारों साल का इतिहास, और वो भी कुछ ही मिनटों में। सुनने में तो नामुमकिन सा लगता है ना? पर चलिए कोशिश करते हैं। हम नजर डालेंगे उन बड़े बड़े बदलावों पर, उन सभ्यताओं पर जिन्होंने आज के भारत की नींव रखी। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? हम शुरू करेंगे बिल्कुल शुरुआत से, प्राचीन नींव से। फिर देखेंगे वैदिक युग और कैसे नए नए विचार सामने आए। उसके बाद आएगा साम्राज्यों का दौर, फिर मध्यकाल, और हाँ, उपनिवेशवाद से आज़ादी की लड़ाई। और आखिर में हम पहुंचेंगे आज के आधुनिक भारत के जन्म तक। तो फिर शुरू करते हैं। कहानी का पहला पड़ाव, प्राचीन नींव, यानी पहले इंसानों से लेकर पहले शहरों के बसने तक की कहानी। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? जरा इस टाइमलाइन को देखिए। हम बात कर रहे हैं आज से हजारों साल पहले की। करीब 7000 ईसा पूर्व मेहरगढ़ में लोगों ने खेती करना और एक जगह बसना शुरू कर दिया था। और यही वो नींव थी जिस पर आगे चलकर दुनिया की सबसे कमाल की शुरुआती शहरी सभ्यताओं में से एक, यानी सिंधु घाटी सभ्यता खड़ी हुई। और सिंधु घाटी सभ्यता भाई सच में कमाल थी। जरा सोचिए, आज से लगभग 5000 साल पहले उनके शहर इतने व्यवस्थित थे, सड़कें थीं, नालियों का ऐसा सिस्टम था कि आज के शहर भी शर्मा जाएं। पर एक बहुत बड़ा रहस्य है, उनकी लिखावट, उनकी लिपि। हम आज तक नहीं समझ पाए हैं कि वो लिखते क्या थे। कितना कुछ छुपा होगा उन लिखावटों में, है ना? अब आगे बढ़ते हैं। कहानी का दूसरा पड़ाव, वैदिक युग और नए विचार। ये वो दौर था जब समाज और सोच दोनों में एक नई लहर आई। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद तस्वीर बदलती है और आता है वैदिक युग। जैसा कि स्रोत सामग्री बताती है और 19वीं सदी के विद्वानों का मानना था, ये वो दौर था जब वेदों की रचना हुई। और इसका केंद्र वो थी सरस्वती नदी, जो उस समय उस संस्कृति की जान हुआ करती थी। और फिर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास तो जैसे एक वैचारिक विस्फोट सा हुआ। एक तरफ 16 महाजनपद जैसे बड़े बड़े राज्य बन रहे थे, और दूसरी तरफ महावीर और गौतम बुद्ध जैसे महान विचारक सामने आए। उन्होंने समाज को एक नई दिशा दी, और यहीं से जैन धर्म और बौद्ध धर्म जैसी विचारधाराओं का उदय हुआ। चलिए अब बात करते हैं साम्राज्यों की। ये वो दौर था जब छोटे छोटे राज्य मिलकर एक विशाल साम्राज्य का हिस्सा बने। जब पहली बार उपमहाद्वीप को एक धागे में पिरोने की कोशिश हुई। और जब साम्राज्यों की बात हो तो दो नाम सबसे पहले आते हैं। पहला, मौर्य साम्राज्य। सम्राट अशोक के समय में ये साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर कर्नाटक तक फैला हुआ था। सोचिए कितना विशाल। और हाँ, उन्होंने बौद्ध धर्म को पूरी दुनिया में फैलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। फिर आया गुप्त साम्राज्य। इसे अक्सर भारत का गोल्डन एज यानी स्वर्ण युग कहते हैं। और क्यों ना कहें, विज्ञान, गणित, कला, हर चीज में जबरदस्त तरक्की हुई। अरे जो शून्य यानी जीरो हम आज इस्तेमाल करते हैं, वो इसी दौर की तो देन है। अब चलते हैं कहानी के अगले हिस्से में, मध्यकालीन युग। ये एक ऐसा दौर था जहां अलग अलग संस्कृतियां आकर मिली, घुली, एक संगम सा बना। और इसके साथ आए नए राजवंश और बहुत बड़े बड़े बदलाव। हालांकि इस दौर को लेकर नजरिए बहुत अलग अलग हैं। जैसा कि हमारी स्रोत सामग्री में बताया गया है, एक दृष्टिकोण इसे लुटेरों का युग भी कहता है। शायद इसलिए क्योंकि उस समय लगातार हमले और राजनीतिक अस्थिरता का माहौल था। इस दौर में एक बहुत बड़ा पावर सेंटर थी दिल्ली सल्तनत। यहाँ देखिए, कोई एक नहीं बल्कि एक के बाद एक 5 अलग अलग राजवंशों ने यहाँ से हुकूमत की। मामलुक, खिलजी, तुगलक, सैयद और फिर लोधी। कुल मिलाकर 300 साल से भी ज्यादा का राज, जिसने उत्तर भारत का नक्शा ही बदल दिया। और फिर साल 1526 में कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आया। दिल्ली सल्तनत का दौर खत्म हुआ। एक निर्वासित राजकुमार बाबर ने भारत में आकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। एक ऐसा साम्राज्य जो अगले 300 सालों तक चला और जिसने हमें कला और वास्तुकला की कुछ सबसे शानदार मिसालें दी। मुगल शासकों में औरंगजेब का शासनकाल काफी चर्चा और बहस का विषय रहा है। स्रोत सामग्री में जैसा बताया गया है, उनके कुछ काम,
जैसे कश्मीर और दूसरी जगहों पर हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन करवाना और जजिया कर को फिर से लागू करना काफी विवादास्पद माने जाते हैं। ये उनके शासन के वो पहलू हैं जिन पर आज भी बहुत बहस होती है। चलिए अब कहानी के उस दौर में चलते हैं जब विदेशी ताकतों का आगमन हुआ और फिर शुरू हुई आजादी के लिए एक लंबी लड़ाई। हमारा 5वां पड़ाव, उपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता। तो ये सब हुआ कैसे? देखिए, 17वीं सदी में यूरोपीय ताकतें यहाँ व्यापार करने आईं, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश। लेकिन इरादे सिर्फ व्यापार के नहीं थे। 1757 आते आते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हुकूमत करना शुरू कर दिया। फिर 1857 में आज़ादी की पहली बड़ी लड़ाई लड़ी गई और उसके बाद 1858 में भारत पर कब्जा एक कंपनी के हाथ से निकलकर सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथ में चला गया। लेकिन गुलामी की इन जंजीरों को तोड़ने की कोशिशें कभी नहीं रुकीं। 20वीं सदी आते आते ये संघर्ष एक पूरे देश का आंदोलन बन गया और इस आंदोलन का चेहरा बने महात्मा गांधी। उनका रास्ता था अहिंसा और सत्याग्रह का, एक ऐसा रास्ता जिसने न सिर्फ भारत को आज़ादी दिलाई बल्कि पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपनी इस कहानी के आखिरी लेकिन सबसे अहम पड़ाव पर, आधुनिक भारत का जन्म, आज़ादी और एक नई शुरुआत। 1947। बस एक साल नहीं, एक तारीख नहीं, ये वो पल था जब सदियों की गुलामी के बाद भारत ने आज़ादी की सांस ली। मगर आज़ादी की ये सुबह अपने साथ एक बहुत गहरा जख्म लेकर आई। वो जख्म था बंटवारे का। देश 2 हिस्सों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान। ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसने लाखों लोगों की जिंदगियां बदल दी और जिसका असर आज भी महसूस होता है। फिर आया 26 जनवरी 1950 का दिन। इस दिन भारत ने अपना संविधान लागू किया और आधिकारिक तौर पर एक गणराज्य बना, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। हजारों साल पुराने इस देश के लिए ये वाकई एक नई सुबह थी। तो पाषाण युग से लेकर आज तक की ये हजारों साल की यात्रा, ये हमें क्या सिखाती है? इतनी सारी सभ्यताएं बनी, मिटीं, इतने संघर्ष हुए, इतने नए विचार आए, ये सब मिलकर आज के भारत को आने वाले कल के लिए क्या सबक देते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।